हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक में वी विल बी टॉकिंग अबाउट शत्रुराइजेशन, जो एक मॉडर्न इंडिया का फिनोमेना है एंड इसके बारे में हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग कंजर्वेशन। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के अंदर लोकल कम्युनिटी को और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है? तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। देन इंडियन रेलवेज के बारे में हम बात करेंगे एंड लास्ट में पेपल अथॉरिटी वर्सेस पॉलिटिकल पावर, ये एक डिबेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल। देखो, पहले आर्टिकल में हमें समझना होगा कि कॉन्टेम्पररी इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। रिसेंटली काफी सारे वॉरियर्स आइकन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, चाहे महाराजा सुलदेव हो या रानी वेलू हो या लचित जी हो, इन सबको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छी बात है कि हम सभी कास्ट बेस्ड वॉरियर के आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शत्रुराइजेशन की भी बात की जा रही है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वेरियस सोशल ग्रुप्स, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए क्षत्रिय वर्णा को क्लेम करते हैं। ये सिमिलर है संस्कृताइजेशन से, जहां पर स्पेसिफिकली प्रिस्टली या ब्राह्मण मॉडल को प्रमोट किया जाता है। तो कहा जाता है कि भाई अब यहां पर 1897 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद अहीर यादव क्षत्रिय महासभा बनी 1910 में एंड इसके बाद तो होड़ लग गई, जहां पर आप ब्रिटिश एरा में लदार्स, वनियार्स, ये जो तमिल के लोग हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले, इन्होंने भी अपनी रिकॉग्निशन को क्षत्रिय के तौर पे यहां पर रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा, ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी जो डिमांड है उसको वो अप्रूव करवा सके एंड कहीं ना कहीं अपना सोशल स्टैंड इंप्रूव कर सके। तो कहा जाता है कि भाई देखो, इसमें बी आर अंबेडकर जी ये कहते हैं कि भाई ये जो कास्ट है, ऑफन ये कहीं ना कहीं सुपीरियर मानी जाती है, इस वजह से लोग इसे क्लेम करते हैं। मोर ओवर, अगर हम शत्रुराइजेशन और संस्कृताइजेशन के बारे में बात करें तो एम.एन. श्रीनिवासन जी ये कहते हैं कि क्षत्रिय मॉडल जो है ये फ्रीक्वेंटली ऑल्टर करता है ब्राह्मणिकल मॉडल को, ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप इसे यूज करते हो ब्राह्मणिकल मॉडल के, एंड यहां पे आप स्पेशली उन ग्रुप से कॉम्पीट करते हो जो लैंड एक्वायर करते हैं और पॉलिटिकल पावर एक्वायर करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ये लेजिटिमेट पावर को गेन करने का भी एक तरीका रहा है पास्ट में। अब चाहे आप बात करो आज की डेट में, जिस तरह से शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और रानी दुर्गावती जी को ड्यूल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। पहली चीज तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, कि मराठा, जाट, थेवार, इन सबको एकजुट करने के लिए एंड जिससे वोट की कंसोलिडेशन की जा सके, ये एक कोशिश है। मोर ओवर, हिंदू नेशनलिस्ट नरेटिव को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि एक्टिव एंड असर्टिव हिंदू आइडेंटिटी को पुश करने के लिए भी इनको यूज किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भैया देखो, यहां पे री इन्फोर्समेंट ऑफ कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर आप स्पेसिफिक ग्रुप में ऊपर मूव करने के लिए वर्ना हायरार्की को अगेन री इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप ये कह सकते हो वॉरियर बनने में प्राइड महसूस करेंगे, बट कुछ आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, अगेन उन्हें मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप है उसमें सभी लोग इक्वल है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है एंड इसमें सभी सेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, सोसाइटी को। एंड यहां पे ये किसी भी मार्शल क्लास या इनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो इसके बारे में आपका एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं अबाउट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अभी रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, उसको बनाया गया कि ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करती है कि भाई आप ये देखें कि भाई जो आपके नोमैडिक पॉपुलेशन है ये प्रोटेक्टेड एरिया पे कितने डिपेंडेंट है, खासकर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, अपने लाइवलीहुड के लिए। तो कहा जाता है कि भाई देखो, नोमैडिक पीपल जो हैं, जो इनका लाइवलीहुड है वो अपने पशुपालन से जुड़ा हुआ है, चाहे
भेड़ की बात करो, बकरी की बात करो, कैटल की बात करो, कैमल की बात करो, याक की बात करो, ये इन सबको पालते हैं। एंड जनरली माउंटेन और सेमी एरिड एरिया में इनकी प्रेजेंस काफी हाई है। एंड अगर हम बात करें, ये ट्रांसह्यूमेंस के कैटेगरी में आते हैं, जहां पे ये सीजनल माइग्रेशन को फॉलो करते हैं विंटर और समर के टाइम पे। अब इनका इकोनॉमिक रोल ये है कि भाई ये सर्वाइवल तो इनका इनके ऊपर डिपेंड करता ही है, साथ के साथ ये लाइवली स्टॉक जो आपकी इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, खासकर ऑर्गेनिक मैन्योर हो या क्वालिटी ऑफ वूल हो, लेदर हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, इनको प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वैसे आपके प्रोटेक्टेड एरिया को हैंडल करती है, बट इनकी जो प्रेजेंस है वो आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में खासकर देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तो इनको अलाउ ही नहीं किया जाता है, टोटली प्रोहिबिटेड है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो ग्रेजिंग कुछ हद तक अलाउ की जाती है, कुछ सर्टेन राइट्स इन्हें दिए जाते हैं। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, तो उसमें थोड़ी ज्यादा इनको ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, खासकर अगर हम बात करें इनकी सीजनल मूवमेंट बहुत सारी स्टेट से होके जाती है, तो कहीं ना कहीं परमिशन को अचीव करना, परमिट्स लाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लीगल एम्बिग्यूटी भी देखने को मिलती है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो इसमें रिस्ट्रिक्शन के इम्पोज किया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में इनके राइट्स को एक्नॉलेज किया गया है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती है। एंड खासकर ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, 13 मिलियन लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, 46 डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि भाई इनकी जो लाइवलीहुड है इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है और किस तरह के प्रावधान ला सकती है? तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च को कंडक्ट कीजिए कि क्या इनकी डिपेंडेंसी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज को डिजाइन करो, और इनको फॉरेस्ट के को मैनेजमेंट में आप भागीदार बनाओ, जहां पर कैंपा फंड का आप यूज कर सकते हो, इनके लाइवलीहुड को भी प्रमोट कर सकते हो। इसमें डिजिटलाइज परमिट को आप इंश्योर कीजिए, एंड साइंटिफिक ग्रेजिंग को यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अगर ये कमेटी जो रिपोर्ट बनाएगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसमें कहीं ना कहीं हैबिटेट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे एक्सेस को और बेटर किया जा सकता है, एंड इनके लाइवलीहुड को इंश्योर करते हुए हम प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्री और मेंस का, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रेलवेज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इंडियन रेलवे, देखिए रिसेंटली हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है कार्गो रेल्स में। तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो रेल कैरियर है, एंड अभी नियरली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को हमने अचीव किया, जो कि फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल विक्ट्री है हमारे लिए। तो कहा जाता है कि भाई देखो, रेलवे आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको हैंडल करती है। 19 जोन्स में डिवाइडेड है, एंड रेलवे बोर्ड जनरली इसको मैनेज करता है। तो कहते हैं कि भाई अभी अगर हम बात करें तो ये आपका यूनियन सब्जेक्ट में आता है, सेंटर ही इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, एंड रेलवे एक्ट ऑफ 1989 इसको गवर्न करता है। अभी रेलवे सेफ्टी और इलेक्ट्रिफिकेशन, इन दो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। वैसे सर्विसेज भी काफी इंप्रूव किए, जैसे अमृत भारत स्टेशन को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पर स्टेशन की हुलिये को हम बदल रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ और कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस है, जो लाइक आप ये कह सकते हो कि मैनेज्ड एरिया है, उनमें भी रेलवेज को हम पहुंचा रहे हैं। एंड इसमें दो रोल्स हैं इसके, एक तो पैसेंजर सेगमेंट जहां पर हर रोज 13,000 से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, एंड एक फ्रिगेट सेगमेंट जहां पर आप साथ में यहाँ पर लाइक आप ये कह सकते हो कि मालगाड़ी को प्रमोट करते हो। तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे बड़ी इंप्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड करता है, एंड आपके डिफेंस की मूवमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम वर्सेस रेवेन्यू की एक डिबेट आ जाती है यहाँ पे। वॉल्यूम में हम चाहे यूएस की टक्कर में आ रहे हो कि भाई हमने यूएस को भी ओवरटेक कर दिया यहाँ पे, बट एक्चुअल में नेट टन किलोमीटर की अगर बात करें तो इसमें हम बहुत लैग कर रहे हैं, क्योंकि यूएस इसमें हमारे से ज्यादा आगे निकला हुआ है कि भाई लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो जितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस उतना ज्यादा रेवेन्यू, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, 3% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल्दो हमने डेडिकेटेड फ्रिजिड कॉरिडोर्स को भी ओपन कर दिया, फिर भी आपकी ग्रोथ जो है कुछ पार्ट में तो बेयरली 1% से भी कम है आपकी। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो ग्रोथ उतनी ज्यादा हमें विजिबल नहीं है।
अब गवर्नमेंट कहते हैं कि भी इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में नियरली हम लाइक सभी इंजन को रिप्लेस कर देंगे, तो 5,000 से ज्यादा डीजल इंजन आपके जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 कॉस्ट के, ये अंडर यूटिलाइज हो जाएंगे। मोर ओवर गवर्नमेंट कहते हैं कि एनर्जी बिल बचेगा, बट यहाँ पर 6,000 बचने की बजाय 30,000 का पहले हमारा खर्चा हुआ करता था एनर्जी बिल का, और अब ये बढ़कर 33,000 हो गया, 33,000 करोड़ हो गया। ये भी एक देखने वाली बात है। अब कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर, किस बात का ग्रीन कॉरिडोर? जब आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं देखो, वैसे एनर्जी सिक्योरिटी आप इंश्योर करते हो जहां पर आपकी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि 13 से 14% है अभी जीडीपी की, आने वाले समय में पोटेंशियली ये कम हो सकती है। अब यहां पे आप एक्टिव विन बैक फ्रिगेट के ऊपर फोकस कीजिए, जहां पर रोड सेक्टर के ऊपर आपका फ्रिगेट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि पोल्यूशन करता है, आप उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। देन होलिस्टिक एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जहां पर फेज आउट कर रहे हो आप डीजल को, एक्चुअली आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर भी कैसी है उसको भी आपको जांचना होगा। एंड इसमें भी मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जैसे हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को भी हम फोकस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यहां पर होना चाहिए कि आपने क्या सेविंग की, कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना कैपेक्स एक्सपेंडिचर किया, उस सब के बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। तो ये आपका प्री मेंस का क्वेश्चन, ये प्री का क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नाउ पेपल अथॉरिटी वर्सेस पॉलिटिकल डिबेट हम बात करेंगे। तो अभी पोप लियो 14 जो है, इन्होंने ट्रंप को कुछ कहा अबाउट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर हॉली सी अगर हम बात करें, ये गवर्निंग बॉडी है आपकी कैथोलिक चर्च की, जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज किया जाता है सू जेनरिस, यानी कि यूनिक सॉवरेन एंटिटी के तौर पे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये नॉन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रखते हैं, मतलब हॉली सी की बात की जाए तो ये किसी जमीन से नहीं जुड़ी हुई। एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी के बारे में बात हो रही है, जो कि 1.3 बिलियन कैथोलिक पीपल अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए हैं और ह्यूमन राइट इश्यूज हैं उनके बारे में डील करती है। तो कहते हैं कि भाई देखो देखो, अगर हम बात करें ये लीगल पर्सनालिटी के तौर पे ये एंटर करती है जैसे बाइंडिंग लीगल ट्रीटीज के अंदर, एंड सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एम्बेसडर, तो ये लीगल पर्सनालिटी के तौर पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि भाई फिजिकल बेस होली सी जो है, ये वेटिकन सिटी में आपको देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि भाई देखो मोरल अथॉरिटी क्या है इनकी, तो ये एक सॉफ्ट पावर है जिसमें मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवरेज वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो भी कैथोलिक पीपल है उनके भले के लिए काम कर सके। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई अभी इन्होंने यूएस की जो मिलिट्री स्टांस है ईरान को लेके, वेनेजुला को लेके, इसको इनह्यूमेन कहा और क्रिटिसाइज किया, तो जिसकी वजह से यूएस के प्रेसिडेंट ने इनको काफी भला बुरा कहा, मतलब काफी सुनाया इनको। तो कहते कि भाई मोरालिटी बाउंड्रीज में इन्हें बंधे रहना चाहिए था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई इनका काम क्या है कि लाइक अगर देखा जाए तो कमेंट करना अबाउट सेकुलर स्टेट की पॉलिसी के बारे में, तो ये गलत है। तो कहते हैं कि भाई इन्हें अपने जो डोमेन है, रिलीजियस डोमेन है, उसी के अंदर कन्फाइंड रहना चाहिए था। तो कहते हैं कि भाई देखो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर ऑफन इनसे ब्लेसिंग लेते हैं ताकि वो अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव कर सके। मोर ओवर नॉन टेरिटोरियल डिप्लोमेसी में भी इनका काफी हाथ रहता है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल आउटकम्स के लिए इंटरनेशनल लॉ में। तो इनको कंस्ट्रक्टिव आप ये कह सकते हो डायलॉग के लिए जाना जाता है। तो कहते हैं कि भाई अभी जो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए। एंड डेफिनेटली ये एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि बहुत सारे लोगों की जो विचारिक क्षमता है उसको बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर दोनों, जो आप चाहे यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें चाहे पॉप की बात करें, इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड को यहाँ पर अचीव करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर से, बाय बाय।